हेलो एवरीवन, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। वहां पर आपको प्री और मेंस जो परीक्षा है उसके प्रश्न तो मिलेंगे ही सही, इसके अलावा लेटेस्ट जजमेंट जो है सबसे पहले आपको हिंदी में हमारी ऐप पर मिलेंगे। आप आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट है legalbuzznow.com, उस पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि आईपीसी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हमारी क्लास का 10वां दिन है जिसमें हमने सेक्शन 1 से 33 तक कंप्लीट कर लिया था और चल रहा है चैप्टर 2 साधारण स्पष्टीकरण, जर्नल एक्सेप्शन, जो सेक्शन 6 से 52A आईपीसी में बताया गया है। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं और मेंस एग्जामिनेशन में भी बनते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 34। डायरेक्ट आप खोल लीजिए। सेक्शन 34 जो इंडिकेट करता है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। सामान्य आशय को अग्रसर करने में, यहाँ क्या बोला गया है, सामान्य आशय को अग्रसर करने यानी आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। हर वर्ड को समझें, देखें, इंडिकेट करें। किया गया कार्य, अब टाइटल ही बोल रहा है सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन, अग्रसर आगे बढ़ाने में, कई व्यक्ति यानी 2 से अधिक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा किया गया एक्ट के लिए सेक्शन 34 क्या क्राइम है, क्या उसके लिए लाइबिलिटी बनेगी, ये क्लियर करता है सेक्शन 34। रीड करते हैं सेक्शन 34। बैरेक्ट में आ जाइए। बैरेक्ट में लिखा हुआ है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। क्या बोला गया है, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। यानी बहुत ही अच्छी क्लेरिफिकेशन की गई है कि किस तरह से लाइबिलिटी होगी जब कोई कॉमन इंटेंशन है उसको अग्रसर करने में कोई एक्ट किया जाता है। तो इसको सेक्शन 34 इस सिचुएशन को क्लियर कर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बोला गया है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यक्तियों पर दायित्व। अब यहाँ पर सेक्शन 34 किसकी बात किया है, एक्ट लाइबिलिटी की बात करता है कि उन पर किस प्रकार से लाइबिलिटी होगी जब सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा कोई एक्ट किया जाएगा। तो लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी की सेक्शन 34 बात करता है। अब इसमें बोला गया है कि जब कोई आपराधिक कार्य, क्रिमिनल एक्ट, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है सेक्शन 34 में क्या हुआ, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट की बात की गई है कई व्यक्तियों के द्वारा। मान लीजिए कई व्यक्ति हैं, 2, 3, 4, कोई क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों के द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में इनका सामान्य आशय है, इन व्यक्तियों का सामान्य इंटेंशन है। यानी ये तीनों या चारों या पांचों व्यक्ति यही सोच रहे हैं, एक समान एक्ट के बारे में सोच रहे हैं कि हम वो करेंगे। जो क्रिमिनल एक्ट है उनके बारे में इनका इंटेंशन एक जैसा है। तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होगा मानो कार्य उसने अकेले ही किया है। ये बोल दिया है इसमें कि मान लीजिए वो कोई आपराधिक यानी क्रिमिनल एक्ट कॉमन इंटेंशन के साथ करते हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि हमने सब मिलकर किया है इसलिए सब पर एक जैसा दायित्व बनेगा या अलग अलग, उसमें ऐसा माना जाएगा। सेक्शन 34 में क्लियरफाई कर देता है कि अगर ऐसा एक्ट कोई क्रिमिनल हम कॉमन इंटेंशन के साथ करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो कार्य उसने अकेले ही किया है। मान लीजिए ये तीनों चारों व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर करना चाहते हैं,
तो इनका सेम इंटेंशन है कि वह वहाँ पर ऑफिस में आएगा या कहीं पार्क में घूमने आएगा तो उस पर हमला कर देंगे और उसको मार देंगे। तो उनका सेम इंटेंशन था। तो ये माना जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति अकेला ऐसा सोचता था कि मैं उसका मर्डर करूंगा और उसके लिए वो अकेले लायबल होगा। ये इसमें सिचुएशन को क्लियर कर रहा है, यानी उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है ऐसे दायित्व के अधीन होगा मानो वो कार्य एक्ट जो है उसकी हत्या करने का अकेले ही उसने किया है। ये माना जाएगा सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग। तो यानी लायबिलिटी इस तरह की बनेगी कि वह कार्य उसने अकेले ही किया है, लायबिलिटी उस पर खुद पर ही बनेगी। अगर सेम इंटेंशन पर कार्य किया गया है तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति की लायबिलिटी ऐसे ही मानी जाएगी कि वो कार्य चाहे उसने सबके साथ मिलकर किया हो या ना किया हो, उस पर अकेले पर ही लायबिलिटी आएगी कि उसने उस व्यक्ति की हत्या की है। ये सेक्शन 34 क्लियरफाई करता है। तो इस तरह से हमने सेक्शन 34 में पढ़ा कि सामान्य आशय को अग्रसर करते हैं तो कई व्यक्तियों द्वारा कोई एक्ट क्रिमिनल एक्ट किया जाता है तो किस तरह की लायबिलिटी बनती है। तो यह लायबिलिटी इस तरह की बनती है जैसा हमने बताया। अब ये तो हमारी सिचुएशन सेक्शन 34 में क्लियर हुई। अब यहाँ हम देखते हैं इसके नेसेसरी एलिमेंट जो आपको लिखने हैं अपने हैंड नोट में कि सेक्शन 34 के आवश्यक तत्व। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नेसेसरी एलिमेंट यानी इस सेक्शन 34 में अप्लाई होने पर यानी किसी भी व्यक्ति पर अप्लाई तब होगा जब उसमें ये निम्न तत्व समाहित होंगे। पहला तत्व है क्या है, कोई आपराधिक कार्य किया जाए, जैसा हमने पहले भी समझ लिया था कि कोई आपराधिक कार्य किया जाए, यानी कितने भी व्यक्ति हो लेकिन क्रिमिनल एक्ट का किया जाना आवश्यक है, तभी सेक्शन 34 के अंडर हम आएंगे। दूसरा नेसेसरी एलिमेंट कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाए, कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाए। कई व्यक्तियों के द्वारा मतलब 2 से अधिक, यानी 5, 6, 10, 15। तो ये दूसरा नेसेसरी एलिमेंट। तीसरा नेसेसरी एलिमेंट है उन सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में, यानी जो सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय है तो उसके अग्रसरण में कार्य किया जाए। मान लीजिए सभी व्यक्तियों का प्लान था कि वो किसी व्यक्ति को कोई पार्क में आएगा तो मारेंगे, तो पांचों व्यक्ति का उसी अग्रसरण में कार्य किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 व्यक्ति तो बाद में बदल गए कि हम तो उस व्यक्ति को नहीं मारना चाहते, हम तो उसको किडनैप करेंगे या उससे जेब को चुराने, उसके पास जो धन है उसको छीन कर भाग जाएंगे। तो 2 व्यक्ति तो मारने का उद्देश्य था और 2 व्यक्तियों का अलग इंटेंशन हो गया कि नहीं वो हम तो उसके पास जो अटैची है या धन है उसको लेकर भाग जाएंगे। तो इस तरह से ये भिन्नता नहीं होनी चाहिए अग्रसरण में, यानी सेम इंटेंशन है, मारने का होना आवश्यक था और उसके अनुसरण में कार्य किया जाना आवश्यक है, तब सेक्शन 34 के अंडर आएंगे। चौथा नेसेसरी एलिमेंट उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति का उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व होगा मानव कार्य के लिए किया है। जैसे ये हमने पहले भी क्लियर की कि सभी व्यक्तियों में से ये जो सभी व्यक्ति हैं में से प्रत्येक व्यक्ति यानी 10 हो 5 हो, उनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति का दायित्व ऐसा माना जाएगा जैसे वो कार्य ऐसा
माना जाएगा कि वह आपराधिक कार्य अकेले उसी ने किया है। तो इस तरह से ये 4 नेसेसरी एलिमेंट सेक्शन 34 से निकल कर आते हैं, तब यह अप्लाई होता है, कार्य करता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं अपने हैंड नोट में। तो ये हमने पढ़ा इसके नेसेसरी एलिमेंट। अब इसमें एक चीज़ और है, जो सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, ये बहुत बड़ा वर्ड है जो सेक्शन 34 के भीतर अपना एक्ट करता है, कार्य करता है। तो इसके भी नेसेसरी एलिमेंट है कि सामान्य आशय कब सेक्शन 34 के अंतर्गत माना जाएगा, यानी किन व्यक्तियों द्वारा, ये 5 व्यक्ति हैं, उनका सामान्य आशय कब सेक्शन 34 के भीतर आएगा, किस तरह का आशय होना चाहिए। तो ये इसके भी नेसेसरी एलिमेंट सेक्शन 34 से निकल कर आते हैं। ये तो नेसेसरी एलिमेंट है कि हाँ इस तरह से ये होता है, जनरल एलिमेंट। अब कॉमन इंटेंशन के लिए भी नेसेसरी एलिमेंट कि किस तरह का कॉमन इंटेंशन, तो उसके 2 एलिमेंट यहाँ से निकल कर आ रहे हैं जो आप नोट करें। पहला, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। मस्तिष्क का पूर्व मिलन, इससे क्या तात्पर्य है कि इन तीनों या चारों व्यक्तियों का मस्तिष्क में यही योजना थी, यही मिलन था कि हम उस व्यक्ति को मारेंगे। तो यानी इनका मिलन हो गया है, इनके मस्तिष्कों में जो विचार चल रहे हैं उनका मिलन हो गया है कि वह उस व्यक्ति की हत्या करना चाहते हैं। तो इस सामान्य आशय के लिए यह जो मस्तिष्क है इनका पूर्व मिलन होना आवश्यक है, यानी पूर्व नियोजित योजना होना आवश्यक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्व नियोजित योजना, यानी जो भी क्रिमिनल एक्ट वो करने वाले हैं उसकी प्री प्लानिंग उन्होंने कर ली है। ये सबसे बड़ा एलिमेंट है सेक्शन 34 में कि प्री प्लानिंग हो चुकी है, मस्तिष्क उनके एक सेम है, दोनों में सबका इंटेंशन एक हो चुका है, तो वह किसी व्यक्ति को अब क्रिमिनल एक्ट करके मारने वाले हैं। तो ये पहला सेक्शन सामान्य आशय के लिए एलिमेंट। दूसरा, सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी मतलब जो कोई भी क्रिमिनल यानी 5 व्यक्ति हैं जिनका सेम इंटेंशन है कि किसी व्यक्ति को वो मारेंगे, तो उनकी सक्रिय रूप से एक्टिव होना चाहिए कि हाँ एक व्यक्ति उसे पकड़ेगा, दूसरा व्यक्ति उसे चाकू मारेगा, तीसरा व्यक्ति उसकी लाश को गायब या पकड़ के हम कहीं गाड़ी में पटक देंगे। तो सबका एक्ट सेम इंटेंशन था कि उस व्यक्ति की हत्या करनी है, उसको कहीं गायब करना है, कहीं फेंक देना है उसकी लाश को। तो इस तरह से सक्रिय भागीदारी रही उनकी। तो ये एक्टिवनेस होनी चाहिए सभी व्यक्तियों की, यानी सेम इंटेंशन भी है, सेम एक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सक्रिय भागीदारी का भी एक महत्वपूर्ण रोल सेक्शन 34 में आता है। यानी मस्तिष्क है उनका पूर्व मिलन यानी पूर्व प्री प्लानिंग, दूसरा सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो ये 2 तरह के एलिमेंट जो हमने बताए, आवश्यक तत्व और ये सामान्य आशय के लिए आवश्यक तत्व कि कॉमन इंटेंशन कब सेक्शन 34 वाला अप्लाई होगा, तब होगा जब मस्तिष्क का पूर्व मिलन होगा, पूर्व नियोजित उनमें प्लानिंग होगी और सक्रिय एक्टिवनेस उन व्यक्तियों की होगी किसी भी आपराधिक कार्य को करने में। तो इस तरह से सेक्शन 34 की डेफिनेशन जो बताई गई है, जो सेक्शन 34 में जो बताया गया है, एलिमेंट बताए गए हैं, तत्व बताए गए हैं, जो वर्ड बताए गए उनको हमने सबको खोलकर समझ लिया है। अब उसमें केस लो, जब सेक्शन 34 को मेंस का क्वेश्चन आएगा तो उसको साथ ये चीज़ें हमें समझानी है और इसके बाद फिर केस लो का हवाला करना है और हम हर केस को लिखेंगे। आप अपनी हैंड नोट में पेन और पेपर तैयार कर लीजिए। तो अब हम केस लो पर आते हैं। सभी महत्वपूर्ण केस को हम नोट करवा रहे हैं, आप अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करते चलें साथ के साथ। अब पहला केस नोट करिए आप। महबूब
शाह, महबूब शाह बनाम एम्परर। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है। 1945 पीसी। ये जो वाद है इसको यहां नोट करिए, सिंधु घाटी का वाद, सॉरी सिंधु नदी का, सिंधु नदी का वाद भी कहा जाता है, यानी सिंधु नदी के वाद के नाम से भी इस केस लो को जाना जाता है कि सिंधु नदी का वाद कहाँ पर दिया गया है, तो सेक्शन 34 में दिया गया है, महबूब शाह बनाम एम्परर 1945 पीसी। अब इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में यह हुआ था जो महबूब शाह थे, महबूब शाह और उसका एक मित्र, महबूब शाह थे और उसके मित्र थे। तो क्या कर रहे थे वह, एक जंगल में, कोई जंगल था, जहां पर वो गए, क्या करने गए, शिकार करने गए। महबूब शाह और उसका मित्र जंगल में शिकार करने गए। अब जब शिकार करने गए तो वहां पर उनको बचाओ बचाओ की आवाज आई, यानी जंगल में झाड़ियों के पीछे या कहीं से पता नहीं। तो जब शिकार करने गए तो उनको जंगल में से कुछ आवाज आई कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये कोई आवाज कर रहा है कि बचाओ, कोई बचाओ, ऐसी कुछ आवाज आई, किसी की हेल्प मांगने की आवाज आई। तो महबूब शाह का जो साथी था, जो मित्र था, वो दौड़ा आगे जंगल में कहीं पर और उसने गोली चला दी कि मान लो उसने सोचा, उस मित्र ने सोचा कि कोई किसी व्यक्ति को कोई शेर या चीता खा रहा है, तो वो हेल्प मांग रहा है। तो इसका जो मित्र था ये भागा और इसने फायर कर दिया, गोली चला दी जंगल में, बिना कहीं देखे, झाड़ियों के पीछे, समझ के क्या इसके यहाँ चहल पहल हो रही है, शायद इसके पीछे ही शेर है, उसको गोली चला देते हैं। तो उसने गोली चला दी और गोली शेर वेर पे तो नहीं लगी, उस व्यक्ति पर ही जा लगी और वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसने फायर किया तो इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर ये हुआ, फिर जो महबूब शाह था वह भी उसी रास्ते पर भागा जहाँ उसका मित्र भागा था, उसने भी आवाज़ सुनी थी, यानी वह भी भागा उसी रास्ते पर और उसने क्या किया, जो महबूब शाह था उसने भी गोली चला दी, उसने भी क्या चला दी, गोली चला दी, बिना देखे कि हो सकता है यहाँ पर कुछ है। उससे भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यानी उसने भी एक किसी व्यक्ति को डेथ काज कर दी। शेर वेर को नहीं लगी गोली, उसने भी ऐसे ही हड़बड़ाहट में किसी अन्य व्यक्ति को मार दिया। अब यहाँ दो कंडीशन आ रही है, यानी दोनों का एक्ट क्या था, मारना, यानी दोनों ने एक्ट किया किसी व्यक्ति को मारने का, इसने भी एक व्यक्ति को मारा, इसने भी एक व्यक्ति को मारा, पहले ये भागा, दूसरा महबूब शाह भागा। अब यहाँ इस केस में एक सिचुएशन क्लियर हो रही है, जैसे सेक्शन 34 था उसमें सामान्य आश्रय को अग्रसर करने में पूर्व नियोजित योजना, तो यहाँ पर इनकी पूर्व नियोजित योजना थी ही नहीं कि हम किसी व्यक्ति को मारेंगे, हम तो शिकार करने जा रहे हैं, कोई जंगली जानवर होगा उसका शिकार करेंगे, वहाँ इसी व्यक्ति की कोई पूरी योजना नहीं, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो इस केस से ये क्लियरफाई होता है, इसमें कैसे डिसाइड किया गया कि सामान्य आशय का निर्माण संयोगवश तो हो सकता है। इनमें यह सामान्य आशय का निर्माण हुआ कि झाड़ियों के पीछे कोई हेल्प मांग रहा है, गोली चलानी है, झाड़ियों के पीछे गोली चल रहा है, तो यहाँ सामान्य आशय तो था गोली चलाना, और ये संयोगवश भी हुआ, संयोगवश भी हुआ।
लेकिन इनका पूर्व नियोजित योजना यानी जो पूर्व मस्तिष्क का मिलन, यानी ये पहले घर से सोच के आते कि हम वहाँ किसी व्यक्ति को मारेंगे, ऐसी कोई योजना थी ही नहीं। बस सामान्य आशय का संयोगवश घटना स्थल पर ही निर्माण हुआ और उन्होंने गोली चला दी। तो यहाँ सेक्शन 34 अप्लाई नहीं हुआ, उनको सेक्शन 34 के अनुसार दंडित नहीं किया गया। भले ही उनका सामान्य आशय था कि गोली चलाएंगे, जंगल में वो भागा, उसने भी एक व्यक्ति की मृत्यु कायद करी और ये भी मृत्यु कायद करी, तो सेम इंटेंशन था, लेकिन पूर्व नियोजित यानी प्री प्लान्ड नहीं था। यानी निर्माण मस्तिष्कों का पूर्व मिलन से होता है, यानी इसमें सेक्शन बताया गया है कि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना आवश्यक है। पूर्व मिलन होना आवश्यक है। तो यहाँ सबसे बड़ा रोल क्या बताया, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन ही सेक्शन 34 में सबसे बड़ा अपना रोल दिखाता है। प्री प्लान योजना ही अपना सेक्शन 34 अप्लाई करने में अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल दिखाता है। भले ही सामान्य आशय तो संयोगवश भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है, तो यह महत्वपूर्ण रोल नहीं, महत्वपूर्ण रोल क्या है, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। तो इस केस लॉ के माध्यम से ये स्पष्ट हुआ सेक्शन 34 में एक बहुत बड़ी कंडीशन जिसे सिंधु नदीवाद भी कहा जाता है। तो ये पहला केस है, आप इसको नोट करें। इसके बाद हम दूसरा केस लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लीगल बेज ऐप को डालना, गूगल प्ले स्टोर से डालें, डाउनलोड करें। वहाँ आपको लेटेस्ट जजमेंट जो है सबसे पहले हिंदी में उपलब्ध होंगे। प्री और मेंस परीक्षा के अनलिमिटेड क्वेश्चन है वहाँ पर, आप प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। डेली इंग्लिश वोकैब है, कई चीज़ें आपको मुफ्त में मिलेगी। लीगल आर्टिकल है। तो लीगल बज़ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या लीगल बज़ वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करें लीगल बज़, तो आप वहाँ हमारी वेबसाइट है legalbuzznow.com पर विजिट कर सकते हैं। तो अब दूसरा केस लो है। तो इसमें एक चीज़ और नोट करिए कि सेक्शन 34 जो है, इसको संयुक्त आपराधिक दायित्व, संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि संयुक्त आपराधिक दायित्व का जो सिद्धांत है वो कहाँ पर बताया गया है, तो सामान्य आशय को अग्रसर करने में जो व्यक्तियों द्वारा कार्य एक्ट किया जाता है, क्रिमिनल एक्ट किया जाता है, जिसमें पूर्व मस्तिष्क यानी पूर्व नियोजित योजना होती है व्यक्तियों की कि हम उस एक्ट क्रिमिनल एक्ट को करेंगे, तो वह संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत कहलाता है सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग। इसमें एक केस लो था ऋषि देव पांडे बनाम स्टेट ऑफ यूपी, इसको भी नोट करें। हम केस लो नोट करवा रहे हैं, केस नंबर 2। ये आपको डायरेक्ट में नहीं मिलेंगे, इसलिए नोट करें। जिसको अगर हम मेंस का अगर उत्तर लिखेंगे तो उनके द्वारा समाहित करेंगे। ऋषि देव पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1955। स्टेट ऑफ यूपी 1955 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में न्यायालय ने यह डिसाइड किया था कि सामान्य आशय का गठन घटना स्थल पर भी हो सकता है। क्या बताया गया कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था कि सामान्य आशय का निर्माण घटना स्थल पर भी हो सकता है। कि कॉमन इंटेंशन, जैसे हमने वहाँ शिकार करने गए थे महबूब शाह और उसका मित्र, तो वहाँ पर सामान्य आशय का गठन हुआ कि हम भागेंगे जंगल में और वहाँ पर गोली चला लेंगे। तो ये सामान्य इंटेंशन था, उसका निर्माण घटना स्थल पर हुआ। लेकिन वहाँ पर क्या थी, प्री प्लान्ड नहीं था, यानी पूर्व नियोजित, यानी मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं था। तो इसमें ये बता दिया गया है कि घटना स्थल पर भी इसका निर्माण हो सकता है। इस केस में क्या था, 2 भाई थे, दोनों भाइयों को किसी की मृत्यु कायद करने का उनका सामान्य आशय था, जिसका उसने आदान प्रदान किया था। इसमें क्या 2 भाई थे,
वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद करना चाहते थे। तो घटनास्थल पर गए, उन्होंने कहा पहले मतलब पहले से दुश्मनी चल रही थी कि साला ये बहुत, इसको मार डालेंगे अपन, ये बहुत परेशान कर रहा है। तो घटनास्थल पर गए और वहाँ पर उन्होंने उनको गुस्सा आया और उन्होंने इंटेंशन बनाया सामान्य से कि अपन दोनों मिलकर उसको आज ख़त्म ही कर देते हैं, पूरा मैटर फिनिश कर देते हैं। तो इस ऋषिदेव पांडे बनाम स्टेट ऑफ यूपी में बताया गया कि जो कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया गया कि इसके निर्माण के बारे में, भले नियोजित योजना थी, पहले दुश्मनी चल रही थी, साले को इसको मार डालना ही अब एक आखिरी मात्र जो है तरीका है। तो गए कहीं पर, उसको दिख गया दोनों भाई कि व्यक्ति आज अकेला है, यहाँ पे घूम रहा है या कोई ही नहीं है। तो इन्होंने एक सामान्य ऐसे इनका बन गया कि इस व्यक्ति को आज ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से ये केस में ऋषिदेव पांडे बनाम स्टेट ऑफ यूपी में सामान्य आश्रय के निर्माण को बताया गया कि इसका जो निर्माण है वो घटना स्थल पर भी हो सकता है। तीसरा केस लो। तीसरा केस लो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1924। आइए अब इसमें क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 1924 का जो वाद है वो किससे संबंधित है, तो सेक्शन 34। इस मामले में 5 व्यक्तियों ने बैंक लूटने की सामान्य योजना बनाई। इसमें क्या थे, जो 5 व्यक्ति थे, अब ये क्या करना चाहते थे, एक बैंक इन्होंने एक प्री प्लान बनाया कि हम पूर्व नियोजित योजना कि हम बैंक लूटेंगे। इन 5 व्यक्तियों ने एक प्लान बनाया कि हम इतनी तारीख को इतने बजे बैंक लूटेंगे। तो इसमें क्या हुआ, उस योजना के अग्रसर में 4 व्यक्ति बैंक में घुसे। इसमें से जो 4 व्यक्ति थे वो बैंक में घुस गए तथा एक व्यक्ति जो बीके घोष था, ये जो एक व्यक्ति था ये बीके घोष था, बीके घोष। ये क्या हुआ, आपातकाल में चेतावनी देने के लिए टैक्सी में बैठ गया। यहाँ टैक्सी खड़ी थी एक, उस टैक्सी में ये बैठ गया आपातकाल की चेतावनी देने के लिए कि अगर कोई पुलिस या कोई व्यक्ति आ जाता है तो ये इनको सूचना दे देगा कि यहाँ पर अब कोई आ रहा है। आपातकाल की घोषणा के लिए ये इसमें बैठ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, 4 व्यक्ति तो बैंक में घुस गए और एक बीके घोष नाम का व्यक्ति था, वह एक कार में चेतावनी उनको अलर्ट करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए कि मैं कोई आएगा तो आपको बता दूंगा, सूचना दे दूंगा कि यहाँ पर पुलिस आ रही है, कोई आ रहा है। तो इस तरह से ये हुआ। अब लूट के दौरान जो 4 व्यक्ति बैंक में घुसे, उनमें से एक जो था, लूट के दौरान एक बैंक कर्मचारी की हत्या कर दी गई। यानी उसमें एक बैंक कर्मचारी था, उसका मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई। जब लूट रहे थे 4 व्यक्ति, लूट के दौरान उसने जब विरोध किया होगा तो इन्होंने इसकी एक का हत्या कर दी, उस पर गोली चला दी। अब जब ये पकड़ाए में आया तो विचारण चलाने वाले के समक्ष तो 5 अभियुक्तों को, जो 5 अभियुक्त थे उसको सेक्शन 302, 34, 149 आईपीसी के सेक्शन जो ये तीनों हैं इनके अकॉर्डिंग इनको दोषी ठहराया गया। यानी हत्या समान आशय के अग्रसन में प्री प्लान था, इस कारण सेक्शन 34 लगा, उसके अग्रसन में कार्य किया उन्होंने बैंक लूटने का। और 149 विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य थे तो उसके लिए भी दंड लगाया गया। यानी विधि विरुद्ध जमाव था इनका और हर सदस्य कॉमन इंटेंशन के अग्रसर में कार्य कर रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति लायबल होगा। तो इस तरह से ये तीनों सेक्शन लगाकर इनको लायबल किया गया। इस सेक्शन में जो फिर बीके घोष था
इनमें से जो एक व्यक्ति जो उनके साथ बैंक में नहीं गया था वो बाहर खड़ा था, तो उसने बैंक में क्या किया, अपीली न्यायालय अपील की, इसने इस व्यक्ति ने बीके को उसने अपील की बचने के लिए कि वह हत्या करने में शामिल था ही नहीं, वो तो बाहर खड़ा था। इसने अपील कर दी अपीली न्यायालय में कि भैया मैं तो उनके साथ गया नहीं, 4 ही व्यक्ति गए थे और उन्होंने उसका मर्डर किया है, मैं तो बाहर खड़ा था, मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है हत्या में। तो अपीली न्यायालय ने विचारण के द्वारा दी गई दोषसिद्धि को सही ठहराया, उसकी अपील को खारिज कर दिया, नहीं उसको खारिज कर दिया अपील न्यायालय ने। और उसने कहा कि जो विचारण न्यायालय ने पनिशमेंट दिया है उसके लिए ही आप लायबल हैं। और ये डिसाइड किया कि बीके घोष भी सामान्य हादसे के अग्रसर में कार्य कर रहा था, भले ही वह वहाँ पर उपस्थित नहीं था, लेकिन उनकी पूरी नियोजित जो मस्तिष्कों का जो इनका पूर्व मिलन यही था कि बैंक लूटना है और हमें ये क्रिमिनल एक्ट आपराधिक कार्य करना है। भले ही तुम वहाँ पर आपराधिक स्थल घटना स्थल पर मौजूद हो न हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। आप उसके अग्रसर में यानी कार पर बैठकर आपातकाल की घोषणा यानी उस अपराध से रिलेशन यानी उस अपराध में भागीदारी निभा रहे थे, भले ही आप शारीरिक रूप से नहीं निभा रहे हो, भले ही दूसरे इनडायरेक्टली रूप से निभा रहे हो, लेकिन उस अपराध के अनुसरण में ही कार्य कर रहे हो, बैंक लूटने के कार्य को कर रहे हो, तो इसलिए आपको इन धाराओं के तहत पनिशमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से ये एक बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1924 आईए का इम्पोर्टेंट केस लॉ है, तो इसको भी आप नोट करें। हम एक केस लॉ ले लेते हैं आज की क्लास में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको आप अच्छे से लिखें, हैंड नोट बनाएं। ये फ्री जुडिशरी क्लासेस है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। इसी तरह से आप इसे देखते रहें, समझते रहें, सीखते रहें। इसमें एक केस और नोट करिए, सुरेश वर्सेस स्टेट 2001 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में कोर्ट ने डिसाइड किया था कि भागीदारी के सभी मामलों में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यानी जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो बारेंद्र घोष था वो बोल रहा था कि अपील में कि मैं शारीरिक रूप से बैंक लूटने में उपस्थित नहीं था, तो इस केस में उसको बताया गया है कि जो भागीदारी वाले एक्ट होते हैं क्रिमिनल होते हैं, तो भागीदारी के मामले में ये डिसाइड किया गया है कि शारीरिक उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है। यानी शारीरिक उपस्थिति फिजिकल जो प्रेजेंट है वो होना आवश्यक नहीं है सामान्य आशय के अग्रसर में अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है। संयुक्त आपराधिक दायित्व के लिए भागीदारी में जो है शारीरिक उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है। सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ 2001 का सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण डिसाइड की गई कि शारीरिक हिंसा, अब वहाँ बैंक लूट रहे थे तो उसमें शारीरिक हिंसा करी, तो इसमें ये क्लियरिफाई किया गया शारीरिक हिंसा को शामिल करने वाले अपराधों में शारीरिक उपस्थिति घटना स्थल पर आवश्यक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई, शारीरिक उपस्थिति होना आवश्यक है, अन्य में नहीं, अन्य अपराधों में नहीं। तो इसमें बोला गया सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ में कि भागीदारी के जो मामले होते हैं उसमें ये तो नेसेसरी नहीं है कि शारीरिक यानी उसकी फिजिकल जो है प्रेजेंट वहाँ पर हो,
लेकिन इस केस में ये भी बताया गया है कि जो शारीरिक हिंसा से संबंधित मामले होते हैं कि किसी की हत्या करनी है, मर्डर करना है, या बैंक में जाकर डकैती डालनी है, लूट करनी है, तो वहाँ किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति करी, हिंसा करी, ये चोट पहुँचाई, किसी को पकड़ा, किसी को धक्का दिया, किसी के मारा, तो ये शारीरिक हिंसा वाले जो मामले हैं उसमें शारीरिक उपस्थिति का होना आवश्यक है। अब जैसे बारेंद्र कोस्टा तो घटना स्थल पर वो शारीरिक रूप से उपस्थित था, तो इसमें इसलिए सेक्शन 34 अप्लाई हुआ। और अन्य अपराधों में भले ही वहाँ पर सेक्शन शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ये याद रखें, जिनमें शारीरिक रूप से क्षति हुई है वहाँ पर शारीरिक हिंसा होना शामिल करने वाले अपराधों में ही शारीरिक उपस्थिति यानी शारीरिक रूप से वह जो व्यक्ति है उपस्थित होना आवश्यक है। सुरेश वर्सेस स्टेट 2001 सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियरिफाई किया गया है एक सिचुएशन को। तो वहाँ पर बैंक में बारेंद्र घोष वाले में तो बैंक में सभी रूप से शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित थे। 4 व्यक्ति बैंक में गए और एक व्यक्ति जो है बाहर खड़ा था, 5वां व्यक्ति, तो शारीरिक रूप से वो घटनास्थल पर उपस्थित थे और हिंसा भी कारित कर रहे थे, यानी हिंसा को कारित करने वाला एक्ट कर रहे थे, क्रिमिनल एक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पर तो उनका सेक्शन 34 अप्लाई होगा। लेकिन ऐसे जहाँ पर क्रिमिनल एक्ट नहीं है, जहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर शारीरिक उपस्थिति का होना आवश्यक नहीं है। इसी चीज़ को सुरेश वर्सेस स्टेट 2001 सुप्रीम कोर्ट में एक क्लियरिफाई किया गया। तो ये आप नोट करें, इम्पोर्टेंट है ये केस। इसके बाद हम तुकाराम वर्सेस स्टेट और गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को लिखते हैं। दो केस लो और हैं इंपॉर्टेंट जिनको आपको नोट करना है। लिखिए तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केस नंबर 4। तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नाइनटीन 1974 सुप्रीम कोर्ट का ही ये डिसीजन है। इस मामले में डिसाइड किया गया था कि भागीदारी का अर्थ यह नहीं है कि अभियुक्त घटनास्थल पर ही उपस्थित होकर भागीदारी करे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भागीदारी हम पढ़ रहे हैं उसको क्लेरिफाई किया गया कि भागीदारी का अर्थ यह नहीं है कि अभियुक्त घटनास्थल पर ही उपस्थित हो। स्थल पर ही प्रेजेंट हो, ये बोला गया तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ में। ये तो बोल दिया गया, बल्कि ये तो बोला कि भागीदारी का अर्थ ये नहीं है कि अभियुक्त घटनास्थल पर ही उपस्थित हो, बल्कि कोई दूर बैठा व्यक्ति पूरे कार्य को अगर निर्देशित करता है तो वह उस अपराध में भागीदार समझा जाएगा। यदि किसी पूरे एक्ट को दूर बैठा व्यक्ति पूरे कार्य को निर्देशित करता है तो ये समझा जाएगा कि वो उस अपराध में, तो यह समझा जाएगा कि पूरे कार्य में वह भागीदार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताया गया तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें यह तो बता दिया गया कि भागीदारी का अर्थ ये नहीं कि अभियुक्त घटनास्थल पर ही उपस्थित हो, बल्कि अगर मान लीजिए वो दूर बैठकर पूरे क्रिमिनल एक्ट को ऑपरेट कर रहा है, उसका मैनेजमेंट कर रहा है कि भैया ऐसा 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 हो रहा है, मैं तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूँ फ़ोन पर, या दूर बैठकर पूरे 5 व्यक्तियों को डायरेक्शन दे रहा है 6ठा व्यक्ति, या 4 व्यक्ति थे
बैंक को लूट रहे हैं, 5वां व्यक्ति दूर वहाँ पर घटनास्थल पर उपस्थित नहीं है, लेकिन कहीं अदर किसी बिल्डिंग में बैठा है, वहाँ से डायरेक्ट कर रहा है उनको। तो दूर बैठा व्यक्ति क्रिमिनल एक्ट में उनका सेम इंटेंशन यानी पूर्व नियोजित योजना के अग्रसरण में दूर बैठकर साथ दे रहा है, निर्देशित कर रहा है कि आप, मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूँ कि 9 बजे बैंक में घुसना है, वहाँ पर 10 बजे तुम्हें बेल बजेगी, ऐसा करना है, मैं सारा को बता रहा हूँ। और उसके बाद पुलिस अगर आती है, कोई आएगी, तो मैं आपको फ़ोन से सूचना दे रहा हूँ या डायरेक्शन दे रहा हूँ, तुम्हें वहाँ से निकल जाना है, या प्रेस गार्ड आएगा, ऐसा आएगा। तो इस तरह के पूरा डायरेक्शन वो दूर बैठकर किसी बिल्डिंग या मकान में से दे रहा है, लेकिन वो क्रिमिनल एक्ट के अनुसरण में यानी क्रिमिनल एक्ट में ही साथ दे रहा है, तो उसमें भागीदारी निभा रहा है। पूर्व नियोजित योजना या मस्तिष्कों के मिलन में सामान्य आशय के अग्रसर में दूर बैठकर एक्ट कर रहा है, क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, तो वह सेक्शन 34 में लायबल होगा। आपराधिक दायित्व का सिद्धांत उस पर भी अप्लाई होगा। यही तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बताया गया कि अभियुक्त घटनास्थल पर चाहे उपस्थित ना हो, लेकिन अगर कॉमन इंटेंशन जो के अग्रसर में कोई क्रिमिनल एक्ट में अपनी भागीदारी दे रहा है दूर बैठकर, तो वह भी लायबल होगा, भले ही वहाँ पर वो उपस्थित ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो एक सिचुएशन को क्लियर कर रहा है, इसे आप नोट करें। जैसे तस्करी के मामले होते हैं, तस्करी में जो गाड़ी से तस्करी कर रहे हैं, ट्रेन से तस्करी कर रहे हैं, कहीं माल ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, तो वहाँ पर दूर बैठा व्यक्ति उनको ऑपरेट कर रहा है, तो वो क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल आपराधिक कार्य कर रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है। वैसे अंतिम केस ले लेते हैं एक और। सेक्शन 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने हर चीज़ को समझा है, केस लो लिखा है। आप अपना मेंस से आंसर बहुत ही बेस्ट लिख सकते हैं इनका समावेश करके। गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केस नंबर 5। गोविंद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नाइनटी 63 सुप्रीम कोर्ट। इसमें डिसाइड किया गया कि सामान्य आशय का निर्माण या गठन घटनास्थल पर भी हो सकता है, परंतु योजना अपराध के कारित होने से पहले बननी चाहिए। यानी इसमें एक सिचुएशन को और क्लियर किया गया कि सामान्य आशय का निर्माण घटनास्थल पर हो सकता है। जैसे हमने पहले ही बताया कि कॉमन इंटेंशन का निर्माण भले ही घटनास्थल पर हो जाए, लेकिन जो भी क्रिमिनल एक्ट करेंगे या अपराध करेंगे, तो उसकी योजना, जो अपराध करने की योजना है, वो कारित होने से, यानी अपराध कारित करने की पूर्व नियोजित प्री प्लान्ड योजना होना आवश्यक है। तो इसमें इस सिचुएशन को भी किया गया है कि कॉमन इंटेंशन का निर्माण भले ही घटनास्थल पर हो जाए। जैसे 2 भाई थे, दोनों भाई जो है किसी व्यक्ति को देखा कि आज ये अकेला है जंगल में या कहीं पर, जिसको मार डालते हैं, तो उनका वहीं पर सेम इंटेंशन बन गया मारने का, लेकिन दुश्मनी पहले से चल रही थी, वो मौका तलाश रहे थे, पूरी नियोजित योजना थी, तो वह होना आवश्यक है, तभी सेक्शन 34 अप्लाई होगा। यानी सेक्शन 34 अप्लाई होने के लिए सबसे बड़ा मेन रोल है पूर्व नियोजित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, सबके विचार जो मस्तिष्क का मिलन है वो एक जैसा होना आवश्यक है, एक ही एक्ट यानी कि एक ही क्रिमिनल एक्ट के अनुसरण में। तो ये गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1963 में भी एक महत्वपूर्ण सिचुएशन को क्लियर किया गया। तो इस तरह से सेक्शन 34 हमारा कंप्लीट हुआ, हमने हर चीज़ को देखा, हर चीज़ को समझा, और आप प्री मेंस दोनों का आंसर बिल्कुल सेक्शन 34 से क्लियर सिचुएशन में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अब हम इतना ही रखेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 35 जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट www.legalbuzz.now.com पर विजिट करें। वहाँ आपको ऑल इन वन कंटेंट अवेलेबल है, चाहे लेटेस्ट जजमेंट हो, क्वेश्चंस हो, MCQs हो, मेंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो भी उपलब्ध है। इसके अलावा इंग्लिश वोकैब डेली जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसकी उपलब्ध है। इसके अलावा आपको हर चीज़, जैसे लॉ जॉब अलर्ट है वो भी उपलब्ध है। सबसे पहले लॉ जॉब अलर्ट जो है आपको उस ऐप पर मिलेगी। लीगल न्यूज़ है। तो इस तरह की ऑल इन वन चीज़ जो आप अपने तैयारी के दौरान उससे अपडेट रह सकते हैं और अपनी न्यायिक सेवाओं की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 35 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।